नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की और खबर चंपावत से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवसृजित विद्युत वितरण मंडल के कार्यकाल भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के नए भवन का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में शामिल सभी अधिकारियों और मंत्रियों ने फूल देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तो मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और फूल देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। भूमि पूजन मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान 15,417 छात्रों को डिग्रियां दी गई, जिसमें 5 छात्रों को PhD की उपाधि और 2 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया। सचमुच आज बहुत ही खुशी हुई कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में आकर आज ऐसा एहसास हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ऊंचे दर्जे पर लेकर गए हैं। आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 15,417 हमारे छात्र छात्राओं को आज उपाधि मिली है। आज उनको गोल्ड मेडल, PhD से अवार्ड भी दिया है और आज एक बार फिर अत्यंत खुशी मिली है कि आज हमारी बेटियों ने फिर अपना नंबर मारा है। हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है उसका 8वां दीक्षांत समारोह यहाँ पे हो रहा है और जो बच्चे हमारे यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट आ रखे हैं, आज महामहिम राज्यपाल सबको डिग्री देने वाले हैं। और अब हमने 3 बड़े निर्णय किए हैं शिक्षा में। पहला निर्णय क्या है कि अब प्रत्येक बच्चे को डिग्री जो है डिजी लॉकर से दी जाएगी। दूसरा यह है कि दूरस्थ शिक्षा में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको किताबें निःशुल्क दी जाएंगी। तीसरा यह है कि अब हर विश्वविद्यालय में हम जो कॉपियाँ चेक होते हैं या अब केंद्रीय मूल्यांकन करवाया जाएगा और 20-20 करोड़ रुपए हम प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए दे रहे हैं ताकि वो वहाँ एक सेंटर बनाएंगे कॉपी चेक करने के लिए। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष सब लोग उसमें आएंगे और मैक्सिमम जो है 15 दिन में कॉपियाँ चेक हो जाएंगी ताकि समय पे रिजल्ट घोषित किए। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज आवास का आवंटन किया गया। विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1983 लोगों को आवास का आवंटन किया गया, जिसमें आज 15 लाभार्थियों को विधानसभा में आवंटन किया गया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर, रामनगर, मंगलौर जैसे क्षेत्र के लाभार्थियों को मकान आवंटित किए गए, जिसके बाद लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। आवास विकास विभाग के माध्यम से 20 योजनाओं में काम चल रहा था। 15 योजनाओं के लिए पहले मैं इस प्रकार के प्रपत्र जारी कर चुका हूं। आज 5 योजनाओं में हम लोगों ने, जिसमें मंगलौर रोड की आवासीय परियोजना हरिद्वार में है 542, उधमपुर रामनगर आवासीय योजना नैनीताल में 390, महुआ खेड़ागंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 98, अन्य की हेतमपुर आवासीय परियोजना हरिद्वार में 845, मानपुर काशीपुर आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 108, यानी कुल 1983 जो आवास हैं उनके लिए हम लोग उनको लाभार्थियों को प्रपत्र आज हम लोग दे रहे हैं। उसके लिए ऑनलाइन ड्रॉ यहाँ निकाला गया है, क्योंकि आप जानते हैं पहले सिस्टम दूसरे प्रकार का था। वो सिस्टम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम लोगों ने लॉटरी अभी यहाँ पे उनके लोगों की निकाली।
खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत तीरथ सिंह रावत ने ग्राम पंचायत दहल, चोरी, खांड यूसैन और लवाली में प्रतिभाग किया। आज पौड़ी जनपद के पौड़ी ब्लॉक में खाड़ी सड़क के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक कार्यक्रम, साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सीधे लाइव जो कार्यक्रम था उससे जुड़ना, लाभार्थियों को कई योजनाओं का वहाँ पे जो लाभ मिला उनको सुना। ऐसे कार्यक्रम में जो रहा तो बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पूर्ण रूप से ग्रामीण की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची थी। और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक काशीपुर में होने जा रही है, जिसमें 28 और 29 दिसंबर को बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर मंथन करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्य मंत्री ज्योतिप्रसाद गैरोला की माने तो हर 3 माह में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होती है, उसी तरीके से काशीपुर में भी बैठक होने जा रही है। हर 3 महीने में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजन करने की वो रहती है। तो अब 28-29 में भारतीय जनता पार्टी काशीपुर में प्रदेश पदाधिकारी बैठक संपन्न होने वाली है। हम अपने पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं और आगामी कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार करके देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम चले, अभी सुशासन दिवस के कार्यक्रम हुए, वीर बाल दिवस के कार्यक्रम हुए। हमारे हर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनों के मंडलीय स्तर के सम्मेलन हमारे संपन्न हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी जो चुनाव आधारित जो हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं उन सब कार्यक्रमों की कार्य योजना उसको अंतिम रूप देने के लिए बैठक। खबर रुड़की से है, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ ही दिनों से चले आ रहे लंढौरा में जमीनी विवाद पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि ये जमीन उनके पुरखों की है और उनके कहने पर कुछ लोग जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। और प्रदेश भर में औषधि नियंत्रण विभाग में चल रहे ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग को 19 पदों की लिस्ट भेजी है। जानकारी देते हुए औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह जग्गी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में ड्रग्स इंस्पेक्टरों की भारी कमी चलती आ रही है, जिसके चलते कई समय पर जिले में कवर नहीं कर पा रहे हैं सही समय पर। हालांकि लोक सेवा आयोग को अभी 19 पद भेजे गए हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश भर में चल रहे ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। केवल 5 इंस्पेक्टर काम करें पूरे प्रदेश में और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं। तो जैसे आता है तो हम उसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट है, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है, वोट केसेज और इस तरह में। तो उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सूचित होता है। हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा
और नए साल के आगाज के साथ जनवरी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि जब से राम मंदिर बन रहा था तभी से कांग्रेस विरोध में थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि पूरी जनता जानती है कि कांग्रेस सनातन विरोधी प्रक्रिया पर सहमत रहते हैं। सनातन विरोधी हैं, उनके बारे में कोई व्यक्ति क्या बोलेगा? वो खुद ही अपने आप को बताते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं। जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा था तब इनके पेट में दर्द था, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ये कहती थी राम का कोई अस्तित्व नहीं है। कभी भी वहां पर अयोध्या गए तो 5 रुपए का बताशा भी नहीं चढ़ाना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। आज सनातन की बात कर रहे हैं और जा रहे हैं मंदिरों में और बातें दिखा रहे हैं, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। सबको पता है, पूरी जनता को पता है कि ये सनातन विरोधी प्रक्रिया ये करते चले आए और करते रहते हैं। आज इनको रोना आ रहा है कि इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, वो जारी करना चाहिए, ये जारी करना चाहिए। तो पहले अपने घर में देखिए कि कितने ज्यादा पैसे जमा है, उसके श्वेत पत्र जमा करें। वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि स्ट्रीट लाइट से शहर की शोभा बढ़ाने के लिए होती है। ऐसे में पूरे शहर में अगर बात करें तो 98,000 स्ट्रीट लाइट्स है। वहीं कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर स्ट्रीट लाइट्स खराब है या फिर जल नहीं रही है। इसकी प्रशासक के द्वारा समीक्षा की जा रही है। जहां पर स्ट्रीट लाइट्स खराब है उनको ठीक करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुछ जगह पर जहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं पहुंच पा रही है वहां पर नगर निगम के द्वारा एडिशनल लाइट्स की व्यवस्था की जा रही है। कुछ क्षेत्र शहर में अभी भी ऐसे हैं जो नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ है। और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हरिद्वार से शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत की। अपने आप में अनूठी इस पहल में शंकराचार्य 4 धाम के 4 मुख्य मंदिरों में प्रवास करेंगे। 1 हफ्ते तक चलने वाली इस शीतकालीन 4 धाम यात्रा में शंकराचार्य अपने भक्तों के साथ सबसे पहले खरसाली पहुंचेंगे। उसके बाद वो मुखवा और फिर ऊखीमठ होते हुए उनका अंतिम पड़ाव जोशीमठ में होगा। आपको बता दें कि इन सभी जगह पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा की जाती है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि लोगों को शीतकालीन 4 धाम यात्रा के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से ये शुरुआत की जा रही है। उत्तराखंड में 4 स्थानों पर उनका धाम बना हुआ है और उनकी यात्रा देश भर से सनातन धर्मी आकर के करते हैं। ठंड के कारण जिन स्थानों पर उन देवताओं की पूजा होती है वो स्थान दुरूह हो जाता है ठंडी के समय में, इसीलिए स्थान परिवर्तन करके दूसरी जगह उनकी पूजा करने की परंपरा है, नियम है। क्या होता है कि जब उस स्थान विशेष में जहाँ ठंड पड़ने वाली होती है, जहाँ आगे ठंडी के समय में दुरूह होने वाला है निवास आवागमन, वहाँ पर जब मंदिर का पट बंद होता है तो लोगों को ये संदेश चला जाता है कि अब तो दर्शन बंद हो गए, अब जब गर्मी आएगी तब खुलेंगे। हम अपनी इस शीतकालीन 4 धाम यात्रा से लोगों को इस बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भगवान की पूजा बंद नहीं हुई है, यात्रा बंद नहीं हुई है, स्थान परिवर्तन हो गया है। खबर देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सुनवाई चल रही है। बीते दिन बुलडोजर चालक दीपक ने कोर्ट में गवाही देते हुए एसडीएम रेणु बिष्ट के कहने पर उसने वंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया था, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही। वहीं करण माहरा पर पलटवार करते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस के किसी की नेता के द्वारा किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाए तो वो आरोप सिद्ध नहीं होता है। और ये काल्पनिक जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, ये सिर्फ वो जो हमारे प्रदेश का जो विकास हमारे सरकार जो कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कोई काम कांग्रेस का नहीं रही है।
कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को प्रभारी बनाया है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आलाकमान के इस फैसले का स्वागत किया है। उनके अनुसार कुमारी शैलजा पार्टी की वरिष्ठ नेता है, उनके आने से कांग्रेस में और मजबूती आएगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने शैलजा जी को उत्तराखंड की कमान सौंपी है और निश्चित रूप से जो उनका अनुभव है उस अनुभव के आधार पर वो उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी और मजबूती के साथ साथ इस राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देवभूमि के मदरसों को मॉडर्नाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड के 117 मदरसे को मॉडर्न और NCERT पैटर्न के तहत पढ़ाई कराई जाएगी, जिसके तहत अगले शिक्षा सत्र से प्रदेश के 4 मॉडर्न मदरसों की शुरुआत की जाएगी। मदरसों में क्लास और कैंपस मॉडर्नाइजेशन के साथ मदरसों में ड्रेस कोड भी लागू कराया जाएगा। इस मॉडर्न मदरसों का नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि मुस्लिम समाज को राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ देश विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मॉडर्न मदरसे उपयोगी साबित होंगे। मॉडर्न मदरसा जो हम बनाने जा रहे हैं 117 मदरसों में से जो 4 मॉडल मदरसे हम दे रहे हैं उसको हम मार्च सेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका अब जो उत्तराखंड वेबसाइट है उसी के ऊपर बच्चों का रजिस्ट्रेशन जल्द प्रारंभ हो जाएगा। एक ऐप डिज़ाइन किया गया है जिसमें बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और सब कुछ ऑनलाइन होगा क्योंकि मॉडर्न मदरसे हैं। तो मॉडर्न के मामले में कुछ भी जानना होगा तो आपको वेबसाइट पे वो दिखाई देगा। हमारा मानना है कि जो मदरसा होगा उसका स्ट्रक्चर भी मॉडर्न होगा, फर्नीचर भी मॉडर्न होगा, बच्चे भी मॉडर्न होंगे और बच्चों की एजुकेशन भी मॉडर्न होगी। अब NCERT का सिलेबस वहाँ पढ़ाया जाएगा और मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि इन मदरसों का नाम भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा जाए, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष अपनी सहमति प्रदान कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम आते ही राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत सोच खड़ी हो जाती है, वो विचार खड़ा हो जाता है। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे की खेप को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने एक महिला समेत 3 अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार किए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 पेटी अवैध देशी शराब को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू और मूल निवास को लेकर इन दोनों आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को राजधानी देहरादून में प्रदेश के कई क्षेत्रों में आए लोगों ने राजभवन का घेराव कर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। मूल निवास अधिकारियों और सख्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर बनाई गई संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद से अब आगे की रणनीति को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, आंदोलन की रणनीति मैंने आपको बता दी है कि हम लोग अब जनवरी माह में मकर संक्रांति को अलग अलग हिस्सों में रैलियां करेंगे। जहां जहां हमारे एक तो बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला है, वहां पे महारैली करेंगे। और जगह भी हमारे बहुत सारे संगम है, वहां पे देवी देवताओं की डोलियां आती हैं, वहां पर भी हम इस आंदोलन को ले आए क्योंकि हमारे सांस्कृतिक पहचान का खतरा है। तो इस मूवमेंट से उनको भी जोड़ना जरूरी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी उत्तराखंड के कथावाचक हैं, जो धर्मगुरु यहाँ के हैं, वो भी अपनी कथाओं में कहें कि मूल निवास जरूरी है। मूल निवास रहेगा तो उनकी कथाएं भी जिंदा रहेंगी और हमारी सांस्कृतिक पहचान बची रहेगी।
प्रदेश के कृषि मंत्री एवं जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष गणेश जोशी ने उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के कार्यालय में बैठक की। परिषद के अधिकारियों के साथ विभागीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने परिषद की संचालित योजनाओं और शोध कार्यों का जायजा लिया। परिषद के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने उनका स्वागत किया। समस्त गतिविधियों व योजनाओं को विधिवत जानकारी से मंत्री गणेश जोशी को इसको अवगत कराया गया। इस दौरान उत्तराखंड जैविक प्रौद्योगिकी परिषद के डायरेक्टर ने परिषद पर अभी तक किए जा रहे कार्यों को रखा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने परिषद द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना की। और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में आदमखोर बाघ घूम रहे हैं, जो कि स्थानीय निवासियों के लिए एक खौफ का कारण बने हुए हैं। राजधानी की अगर बात की जाए तो बाघ ने एक 4 वर्षीय बच्चे को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद वन विभाग के महकमे में खलबली मच गई। प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक ने बताया कि कोई भी बाघ आदमखोर तब बनता है जब वो शिकार करने के काबिल ना हो, जिसका एक कारण बाघ का बूढ़ा होना है, वहीं दूसरा उसका विकलांग होना है। साथ ही कहा है कि बाघ जब जंगली जानवरों को शिकार करने में असमर्थ हो जाता है तो इंसानी बस्ती में आसान शिकार की तलाश में गश्त लगाता है। इसमें अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है और यही निर्देश जो है हम जारी भी कर रहे हैं। एडवाइजरी यही है कि जो गांव वनों के किनारे स्थित हैं वहाँ पे विशेषकर गांव के लोगों से ये हिदायत है कि अकेले बाहर ना निकलें और अगर आवश्यक नहीं है तो शाम के टाइम बाहर बिल्कुल ना निकलें। खबर रुड़की से, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंढेरा में एक युवक को दोस्त की शादी में हथियार लहराना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए युवक पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जांच पड़ताल के बाद लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। और खबर देहरादून से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में राजपुर रोड में खड़ी कार में आग लग गई। कार में बैठ रहे लोग निकल गए, जिसमें बड़ा हादसा होते होते बच गया। राहगीरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।